डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज, कानूनों की समझ के बारे में हम अपने इस चैप्टर में हमने चर्चा की थी। तकरीबन 2 वीडियोस हमने बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे हम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक ये जो आपका फ़ोटो दिख रही है, ये अमेरिका की आपके 1950s के टाइम पे जो आपका रेवोल्यूशन चल रहा था उस दरमियान की फ़ोटो है, इसको हम समझेंगे। साथ में हम अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में समझेंगे, जो कि कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है कि जो विवादास्पद होते हैं, जो कानून आपके विवाद पैदा कर सकते हैं दो ग्रुपों के बीच में या फिर आम जनता के बीच में, उसके बारे में हम जानेंगे। Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turns out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspaper, report to TV news channels, etc. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. कई बार संसद एक ऐसा कानून बना देती है जो बहुत ही अनपॉपुलर होता है या विवाद में बना रहता है। ऐसा कानून आपका कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे लीगल होता है और कानूनन आपका सही भी होता है, फिर भी लोगों को ये कानून आपका सही नहीं लगता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसके पीछे जो लॉ बना है इसके पीछे इनका इंटेंशन, इनकी नीयत सही नहीं है। इसलिए जो आम पब्लिक होती है वो इसको क्रिटिसाइज़ करती है, इसकी आलोचना करती है और इसके खिलाफ़ कभी कभी प्रोटेस्ट आपके होते हैं। इसकी प्रोटेस्ट आपकी जनसभाओं के तौर पे होते हैं। कोई एक आपका लीडर होता है जो सारी पब्लिक को लेके एक जनसभा आयोजित करता है और उस पर इस कानून के बारे में या सरकार के इस कदम के बारे में उसे क्रिटिसाइज़ भी करता है। न्यूज़पेपर्स वगैरह में इस पर लिखा जाता है, इस पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं, उस पर रिपोर्ट्स बनाई जाती है, उसे सार्वजनिक तौर पे पब्लिक किया जाता है। लोगों के सामने इस कानून के बारे में डिबेट वगैरह की जाती है। जैसे आप नॉर्मल देख सकते हैं, आपने जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उस पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपका कोई कंट्रोवर्शियल लॉ होता है या फिर कोई भी सरकार की ऐसी नीति होती है, रूलिंग पार्टी की ऐसी नीति होती है जो कि लोगों के प्रति ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाती है, लोगों को जोड़ नहीं पाती है, कनेक्ट नहीं कर पाती है अपने साथ में, तो लोग उसके बारे में टीवी चैनल्स में आपने अक्सर डिबेट देखी होगी कि 4-5 ग्रुप्स होते हैं, सरकार को डिफेंड करने के लिए उनके स्पोक पर्सन्स होते हैं, आपकी अपोजिशन पार्टी के स्पोक पर्सन्स होते हैं, और भी पार्टीज़ के स्पोक पर्सन्स होते हैं, या फिर कोई वकील वगैरह होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, जनता का पक्ष रखते हैं, है ना। तो इस तरह से उसमें अलग अलग पार्टीज़ के स्पोक पर्सन्स और कुछ इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उसमें अपना जनता का पक्ष भी रखते हैं कि ये कानून आपका सही नहीं है, सही है तो कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में। हमारे जैसे लोकतंत्र में, हमारी जैसी डेमोक्रेसी में आम नागरिक संसद के द्वारा बनाए जाने वाले जो कानून होते हैं उनके बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे पास इस बात का ऑप्शन है कि हम सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पे अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। उसके कई सारे तरीके हैं। आप सोशल मीडिया पे, आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया पे आप अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हैं, अपनी परेशानियों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे सारे मिनिस्ट्रीज़ के ट्विटर हैंडल्स हैं, सारे मिनिस्ट्रीज़ के जो ट्विटर हैंडल्स को जो देखते हैं, संभालते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं इस बात के लिए कि जहाँ भी उनको टैग किया जा रहा होता है तो वो उसको रिव्यू करते हैं। सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे मिनिस्ट्रीज़ और अलग अलग जैसे कलेक्टर्स होते हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं, उन सभी के ट्विटर हैंडल्स आपके बने हुए हैं, जिससे कि आप अगर कोई समस्या है आपको तो आप उनको टैग करके उस ट्विटर हैंडल को, फलाने ट्विटर हैंडल को आप टैग करके आप उस पर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। ठीक है। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि कानून आपका जो पारित हुआ है वो गलत है, तो संसद के ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर बनता है। भाई 1-2 लोगों के कहने से तो चीज़ें बदलती नहीं हैं। जब काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलके एक ही चीज़ के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं ये कानून आपका सही नहीं है, भले वो लीगल है, भले वो कानूनन तौर पे सही है, लेकिन लोगों पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है,
तो वो विरोध करना स्टार्ट करते हैं, और जब बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारी बॉडीज़ आपका विरोध करने पे स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर संसद को दोबारा रिव्यू करने के लिए उस कानून पे प्रेशर बढ़ता है और वो उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए बाध्य होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग illegal. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in the large city. This is their means of livelihood. Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the Constitution. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे आसपास हर जगह पे आपको इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जिस तरह से आपने अतिक्रमण का शब्द सुना होगा, आपने अतिक्रमण का शब्द सुना होगा कि कभी कभी नगर पालिका के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आपका नगर पालिका वगैरह कहा जाता है, नगर पालिका के कुछ ऑफिशियल्स और साथ में उनके साथ जेसीबी वगैरह होती है, कुछ कर्मचारी होते हैं, और सड़क के किनारे जो चलती फिरती सड़क है, आपके बाज़ार की जो सड़कें हैं वहाँ भी जेसीबी घुसती है, और आसपास की जो सड़क के किनारे दुकानें लगी होती हैं, जैसे कुछ ठेले लगे होते हैं या फिर जो उसको क्या कहते हैं अपन, जैसे टीन का सेट वगैरह होता है, उसमें जो दुकानें लगी रहती हैं, तो उन दुकानों को जेसीबी के द्वारा हटा दिया जाता है और सड़कों को चौड़ीकरण कर दिया जाता है, उनको साफ़ कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि नगर पालिका आज अतिक्रमण हटा रही है। नगर, जैसे मान के चलिए आपके उचेहरा सिटी में या मैहर सिटी में आपका जो मेन सड़क है, बाज़ार के अंदर की सड़क है, शहर के अंदर की सड़क है, और वो सड़क एक्चुअल में चौड़ी होती है, लेकिन उस पर कई बार ऐसा होता है कि लोग सड़क को एक्वायर करके, उसकी जगह को एक्वायर करके वहाँ पे अपनी दुकानें लगा लेते हैं। ठीक है, ये लीगली तौर पे सही नहीं है, लेकिन इनकी भी रोजी रोटी उसी चीज़ से जुड़ी हुई है। जो ठेले वाले हैं, जो हाथ गाड़ी वाले हैं, या फिर जो छोटी छोटी दुकानें लगा के रखते हैं, ये कई सारे लोगों को कम रेट पे, कम दाम पे, उचित मूल्य पर और ज़्यादा बेहतर सामान, कभी कभी एफिशिएंटली आपका जो सामान होता है वो प्रोवाइड करा देते हैं, और कई लोग यहाँ पे सामान खरीदते भी हैं और इनसे लोगों की रोजी रोटी चलती भी है। लेकिन ये आपका जो कानून बनाया जाता है कि जब अतिक्रमण हटाया जाता है, तो ये एक हिसाब से सही भी है, भाई आप सड़क को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कई सारे लोगों के पेट पे लात मारने वाली बात है कि वहाँ पे हज़ारों हजार लोग वहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ पे अपना धंधा चलाते हैं। लोग ठेला लेके जगह जगह घूमते हैं, या फिर शहर में खड़ा करके सामान बेचते हैं, या फिर रोड के किनारे जो दुकानें लगी रहती हैं, उन सभी से उनका घर चलता है। लेकिन ये चीज़ें कानूनन गलत हैं। आप सड़क को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, सड़क चौड़ी है, लोग अगल बगल दुकानें लगा लेते हैं, जिसकी वजह से सड़क में जाम लगता है, लोगों को समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर आप इन सारी दुकानों को इस तरह से हटाते हैं तो उनकी भी रोजी रोटी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के जब कानून बनते हैं तो वो आपके संवैधानिक तौर पे वैलिड रहते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में वो कानून आपका गलत रहता है। तो इसके लिए होता ये है कि सरकार तो अब कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि सरकार का ही तो आदेश है, नगर पालिका आपका गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। तो इसके लिए जब कहीं बात नहीं सुनी जाती है तो लोग कहाँ जाते हैं, लोग जाते हैं कोर्ट्स वगैरह में। और जब कोर्ट्स में जाते हैं और उन्हें, अगर हम एक प्रॉपर लॉ की बात कर रहे हैं, हम एक सिर्फ एग्जांपल को लेके पूरे लॉ की बात कर रहे हैं कि जो लॉ आपका कानूनन सही है लेकिन फिर भी वो लोगों की नज़र में गलत है, तो इसके लिए लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में जो जजेस वगैरह होते हैं, जो आपकी जुडिशरी के लोग होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये कानून आपका सरकार ने बनाया है और ये लोगों पे गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, भले वो कानून आपका सही तरीके से बनाया गया हो, लेकिन अगर लोगों को उनकी उसकी इंटेंशन सही नहीं लग रही है,
और लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कोर्ट के पास वो होता है, पावर होती है कि वो इस कानून को होल्ड में रख सके या फिर उसको संशोधन के लिए कह सके या तो रद्द करवा सके। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर है। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक? The photos that showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. The following picture point to other ways in this people protest unjust laws. We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative function properly. ये जो आपकी फ़ोटो दी गई है, ये आपका अमेरिका की दी गई है। इसमें सामने एक ब्लैक लेडी है, पीछे एक वाइट मैन है। आपका अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट का सिस्टम आपका बहुत चलता है और इसमें आपका कलर डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत झेलना पड़ता है वहाँ के लोगों को। तो जो ब्लैक लेडी है, इनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है और ये जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, ये मूल अमेरिकन कहलाता है, ओरिजिनल अमेरिकन कहलाता है। तो सीन ये था कि अमेरिका में आपका 1964 के पहले तक, 1964-68 के पहले तक, जब वहाँ पे एक उनके संविधान में अलग से संशोधन नहीं किया गया था और वहाँ पे एक अलग से सिस्टम नहीं निकाला गया था, उसके पहले तक सीन ये था अमेरिका में, अगर कोई पब्लिक बस है या पब्लिक कोई भी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे अगर सीटें खाली हैं तो भी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो ब्लैक्स हैं, उन्हें सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठना पड़ता था। वो आगे वाली सीट को एक्वायर नहीं कर सकते थे। और अगर पूरी बस अगर भरी हुई है और उस बस में अगर एक कोई वाइट मैन आता है जो मूल अमेरिकन है, अगर कोई श्वेत व्यक्ति आता है, गोरा व्यक्ति आता है, तो उसके लिए आपको जो ब्लैक हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी, भले वो सबसे पीछे बैठे हुए हैं। तो ये आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कहलाता है। ये आपका कलर डिस्क्रिमिनेशन के सेक्टर में भी आता है। तो इसके लिए जो फ़ोटो दिखाई गई है कि ब्लैक लेडी आगे बैठी है और जो वाइट मैन हो पीछे बैठा हुआ है, उसका सीन ये है कि आपका 1950 और 1955 की बात है। 1955 की बात है। ये जो लेडी है, ये अपने काम से थक के लौट रही थी, शाम की बात है, और ये यहाँ पे बैठी हुई थी और ये गोरा आदमी आया है और इससे कहा है कि तुम्हें रूल पता है कि तुम्हें पीछे बैठना होगा, तुम आगे कैसे बैठ गई। और इन्होंने डिनाई कर दिया पीछे जाने से और ये आगे ही बैठी रहीं। और इसी दिन से आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। कहाँ पे? अमेरिका में, कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे हमारे देश में है आपका इक्वालिटी है कि सभी को समान अधिकार है, इसी तरह से अमेरिका में भी आपका समान अधिकार के लिए है ना, कॉमन सिविल राइट के लिए आपका 1955 से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। 1964-68 तक आपका संविधान में कई सारे चेंजेस किए गए थे। ठीक है। एक ये भी कहा जा रहा है कि हमारा काम एज अ सिटीजन सिर्फ अपने एमपीज़ को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए या फिर पार्षद वगैरह हो गए, ये भी जो भी अपन रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उन पे सिर्फ़ और सिर्फ हमको वोट करके जिता देने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास जिम्मेदारी ये भी है कि हम इसका बखूबी ख्याल रखें कि वो चुनाव जीतने के बाद किस तरह से उनकी काम करने के तरीके में बदलाव आ रहा है। अगर उनका काम सही चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं तो शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गलत काम कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके क्षेत्र में अगर सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास अधिकार है कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आपके पास ये भी अधिकार है कि आप उसकी निंदा कर सकते हैं। किसी न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल छपवा सकते हैं। आप सोशल मीडिया में उसके हैंडल को टैग करके आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आप उसे चेता सकते हैं कि आपका जो काम है वो सही तरीके से नहीं है, है ना। इस प्रकार हमें
इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह के साथ वो लोग जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना सही काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। अगर सीधी सी बात है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अपनी क्लास का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे 8th क्लास है, 8th क्लास में आपका लीडर जो चुनते हैं, आप लोग लीडर मॉनिटर चुनते होंगे ना। तो जब भी आपकी स्कूल लगेगी तो आप लीडर मॉनिटर चुनने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। मान के चलिए आप मॉनिटर या लीडर चुनते हैं, ठीक है। आपने वोटिंग करी, रेफरेंडम लगाया और आपने एक लीडर या एक मॉनिटर को आपने चुन लिया। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपका स्टूडेंट आपका ब्रिलियंट होना चाहिए, उसके एकेडमिक मार्क्स अच्छे होने चाहिए, उसका स्पोर्ट्स अच्छा होना चाहिए, उसके बात करने का तरीका सलीका या उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाता है और ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग कराई जाती है। तो अब मान के चलिए आपने लीडर चुन लिया, तो लीडर चुन लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म तो हो नहीं गई, है ना भाई। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है और लीडर चुन लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई। मान लिया आपने ऐसा लीडर चुन लिया जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ना, आपकी समस्याओं को सही तरीके से नहीं सुलझा पा रहा है। अगर क्लास में टीचर नहीं आ रहा है टाइम पे, तो वो जाके पूछने नहीं जा रहा है कि टीचर कहाँ है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर कहाँ हैं, वो पूछने नहीं जा रहा है ना। तो ये सारे काम अगर वो नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो आप उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं भाई आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस मामले पे भी, इस आपके कहने पे भी नहीं सुन रहा है, आप पूरी क्लास के कहने पे भी अगर वो नहीं सुन रहा है, तो आपको कहाँ जाना होगा? आपको हायर बॉडीज़ के पास जाना होगा। आप स्कूल के मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं, आप प्रिंसिपल ऑफिस में जा सकते हैं, आप HOD ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इस शिकायत का निवारण मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने अगर अपना लीडर चुना है, आप अपने नेता को चुना है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, तो चुनने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके काम की आलोचना करना और उसके काम की समीक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी के अंदर आता है, ठीक है। ये क्लास आपकी यहाँ ख़त्म होती है और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे देंगे।